द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद, स्वागत। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं वसीम अल्ताफ़ साहब। ही इज़ अ वेल नोन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उनके साथ नोएडा से मौजूद हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह। ही इज़ अ रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर बट ही टॉक्स ऑफ ह्यूमैनिटी। और मुझे किसी इंडियन दोस्त ने बताया कि ही इज़ वाइडली रिस्पेक्टेड एज अ कारगिल हीरो इन इंडिया। सो वेलकम टू बोथ ऑफ यू। जय हिंद, नमस्कार शकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने प्रोग्राम में हमें शरीक कर रहे हैं, हमें मौका दे रहे हैं कि हम आपके सामने अपनी बात रख पाए और आपके थ्रू पाकिस्तान आवाम तक पहुंच पाए। आई होप सो सर। अच्छा कर्नल साहब, आपके इल्म में है कि दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ, फिर इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ, और ये जो इस्लामाबाद वाला ब्लास्ट है ये मेरे घर से कोई 1.5 किलोमीटर दूर हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाहर। तो इससे क्या आपको लगता है कि आर वी इंचिंग टूवर्ड्स अ वॉर, और किस तरह से ये सिलसिला रुक सकता है? शकील साहब, बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, वॉर्स डोंट गेट ट्रिगर्ड लाइक दिस। वॉर ट्रिगर करने के लिए एक ब्लास्ट आपके यहाँ, एक ब्लास्ट मेरे यहाँ इज नॉट द फ्लैश पॉइंट। वॉर इज अ वेरी बिग बिजनेस। वॉर अपने आप में एक बहुत सीरियस मामला है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा एज अ फौजी अफसर, ये किसी को भी सूट नहीं करता। वॉर इज योर लास्ट अल्टीमेट रिजॉर्ट। जब आप सब कुछ गवा बैठे हैं, अब आपके पास कुछ नहीं बचा है, बोले अब सिवाय लड़ाई के और कोई तरीका नहीं। क्यों? क्योंकि वॉर एक वो खतरनाक चीज है कि इसके अंदर सिर डालना तो पॉसिबल हो जाएगा, निकालना आपके बस में नहीं होगा। यूक्रेन, रशिया आपके सामने है, चाहे कोई एक बिल्कुल छोटा सा कंट्री है और दूसरा एक सुपर पावर है, क्या है, बट भाई साहब निकल नहीं पा रहे हैं और निकलना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि निकलना नहीं चाह रहे हैं। बोथ ऑफ देम कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर, बट दे आर स्टिल अफोर्डिंग अ वॉर। जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी ड्रेन जा रही है, जिस तरीके से दुनिया में उनकी बदनामी हो रही है, जिस तरीके से ह्यूमैनिटी का नरसंहार हो रहा है, ऑल दिस इज नॉट अ गुड थिंग। सो मैं हमेशा इस बात को कहूंगा कि इंडिया वुड नेवर लाइक टू हैव अ वॉर विद पाकिस्तान। ये मैं इंडियन स्टैंड आपको बता सकता हूं और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ बताता हूं। इंडिया डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट कि हम पाकिस्तान की जमीन का कोई टुकड़ा अपने पास ले लें, पाकिस्तान को अपने पास ले लें, या किसी भी तरह से पाकिस्तान को कोई भी डैमेज हम करें। लेकिन फिर भी क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तान आवाम बोल सकती है कि नहीं जी आपने तो ये भी किया है, वो भी किया है। दोज आर इंसिडेंसेस। ये जो आप ब्लास्ट की बात कर रहे हैं, दिस इज अनदर इंसिडेंस। चाहे वो मेरे यहां हुआ हो, चाहे वो इस्लामाबाद में हुआ हो, मैं एटलीस्ट अपनी पूरी संवेदनाएं देता हूं कि वो 12 लोग जो इस्लामाबाद में जो हताहत हुए हैं, उसके साथ काफी लोग इंजर्ड भी होंगे। मैं तो कहूंगा कि मेरी तरफ से, मेरे देश की तरफ से उन सबको श्रद्धांजलि है। उन सब घर वालों के साथ मेरी संवेदना है कि दे हैव लॉस्ट समथिंग वेरी बिग। ये तो उससे पूछिए ना जिसने लूज किया है। और वॉर विल ओनली मेक यू लूज, देयर विल बी नो गेन्स, लेट मी टेल यू। मैं आपका एक टैंक गिरा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरा एक टैंक गिरा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट बोथ द साइड इट विल बी अ लॉस, इट विल नॉट बी अ गेन। आपका अगर मैं टैंक ले भी लूंगा, लड़ाई की बातें कर रहे हैं इस समय, उसको मैं आपके लिए नहीं चलाऊंगा, वो मेरे लिए किसी काम का नहीं। इट इज ओनली अ वॉर ट्रॉफी, नथिंग एल्स। इट इज नॉट यूज्ड। सो अपने आप में मत अपने पब्लिक में, आपके मेरे दिमाग में, जहन में ये डालिए कि ये बॉम्ब ब्लास्ट इज गोइंग टू ट्रिगर अ वॉर। अब आती है कि होगा क्या। दिस बॉम्ब ऑफ दिल्ली इज डिसाइडेड बाय अस एज अ एक्ट ऑफ टेररिज्म। एक्ट ऑफ टेररिज्म जिस दिन शकील साहब और मेरे बीच में डेफिनेशन करेक्ट हो जाएगी, आप देखेंगे इंडिया पाकिस्तान की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मेरे लिए एक्ट ऑफ टेररिज्म है किसी ने कोई एक ऐसा इस्तेमाल किया है आइटम को जिसमें ह्यूमैनिटी का लॉस हुआ है, उसको डराने के लिए बाकी को। दिस इज एक्ट ऑफ टेररिज्म एज फार एज आई एम कंसर्न। दैट इज व्हाई आई विल से नंबर्स डोंट मैटर। एक आदमी की भी उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए जितनी 13 लोग जिनकी जान गई है। लेकिन क्यों गई है
वो इट इज नॉट अ एक्सीडेंट, इट इज नॉट अ रिवेंज, इट इज अ एक्ट ऑफ टेररिज्म। क्योंकि वो जो तीनों डॉक्टर, पांचों डॉक्टर, जितने भी सारे आप जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं, उनकी दिल्ली में चांदनी चौक से क्या एनिमिटी थी? चांदनी चौक वालों ने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया था, या उनके घर का बिजली का रास्ता काट दिया था, उनके यहाँ गैस नहीं आ रही थी कि वो गुस्से में आकर करें? एक्ट ऑफ टेररिज्म इज मैडनेस, देयर इज नथिंग एल्स अबाउट। प्रॉब्लम यह है कि मेरे और पाकिस्तान के बीच में ये एक्ट ऑफ मैडनेस मैं आप पर डाल देता हूं, आप मेरे ऊपर डाल देते, विदाउट रियलाइजिंग कि ये आप और मेरे दोनों की कॉमन प्रॉब्लम है, ये मेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये बोल देना कि पाकिस्तान ने मेरे ऊपर अटैक किया और पाकिस्तान बोल दे कि इंडिया ने फंडिंग करी है, दिस डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट मींस वी आर एनकरेजिंग इट। सो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा, अगर आप बड़े निष्पक्ष होकर मेरे से पूछेंगे, ये मेरा अपना इंप्रेशन है, अगर इस्लामाबाद में 12 लोगों का मारा जाना एक बॉम्ब ब्लास्ट में और दिल्ली में 13 लोगों का मारा जाना, इसके ऊपर वॉर नहीं होनी चाहिए, ये मेरा सोच है। आपने बड़े अच्छे सेंटिमेंट्स का इजहार किया, और मेरा ख्याल है कि अगर हम एक दूसरे का दुख समझना शुरू कर दें, पेन को फील करें, तो हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाए। पाकिस्तानी जो हैं वो इंडिया में मरने वालों को हिंदू ना समझें, दुश्मन ना समझें, और इसी तरह से पाकिस्तान में मरने वालों को इंडिया के लोग जो है वो दुश्मन ना समझें। वसीम साहब, हमारे यहाँ ये अक्सर कहा जाता है कि इंडिया में जो ही कोई ब्लास्ट होता है, कोई ऐसा वाकया होता है, फौरन इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट भी नहीं हुई होती। लेकिन अभी कल का वाकया जो हमने देखा, पहले तो एक इनिशियल रिपोर्ट आई कि पता नहीं ये भी कोई सीएनजी का धमाका है, गैस का धमाका है, लेकिन उसके फौरन बाद ये शुरू हो गया कि जी ये उस तंजीम ने किया है जो भारत की सपोर्टेड है, फितनतुल खवारिज ने किया है और जिनको भारत सपोर्ट करता है। यानी जियो जैसा चैनल जो समझता है कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबल चैनल हैं और हमारे लोग बहुत वेल ट्रेंड हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट जो टीवी चैनल्स पे काम करते हैं उनकी एज जर्नलिस्ट कोई ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन जियो इस पे फख्र करता है कि जी हमारे लोग बड़े वेल ट्रेंड होते हैं एंड दे चूज देयर वर्ड्स केयरफुली। तो हमारा जो है मेन स्ट्रीम मीडिया भी फौरन उस नतीजे पे पहुंच जाता है जिसका इल्ज़ाम वो इंडियन मीडिया को देते हैं कि जी वो फौरन नतीजे पे पहुंच जाते हैं। तो क्या फर्क क्या है दोनों मीडिया में? देखिए जी, मीडिया में तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और फौरी तौर पे हाई रेटिंग्स के लिए ये सेंसेशनल किस्म की स्टोरीज ब्रेक करते हैं, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। अभी ये जो पिछला जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये मई में, इसमें भी आप देखिए कि कराची की बंदरगाह भी उड़ा दी गई, और आ, वो पूरा S-400 का जखीरा भी तबाह कर दिया गया, और उसके बाद लाहौर की बंदरगाह भी तबाह हुई, और जनाब ब्राह्मूज को भी उन्होंने ठिकाने लगा दिया। मतलब ये इस किस्म की दोनों तरफ से चीज़ें सुनने को मिली। तो मीडिया जो है इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी, वो कोई जिम्मेदार मीडिया नहीं है, और बहुत बेसरोपा बातें की जाती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन ये जो अभी पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद फिर इस्लामाबाद में हुआ, इन दोनों इंस्टेंसेस में जहां तक मैं देख रहा हूं सूरत हाल को, कि सरकारी सतह पे ना इंडिया ने पाकिस्तान को एक्यूज किया है और ना पाकिस्तान ने इंडिया को किया। और ये एक अच्छी चीज है कि मीडिया जो भी कहता रहे। देखें, मीडिया एक तो प्राइवेट है, इंडिया में प्राइवेट है मीडिया, पाकिस्तान में भी प्राइवेट सेक्टर में है, फिर गवर्नमेंट की अपनी भी कुछ पॉलिसीज होती हैं। तो लेकिन बहरहाल मीडिया आज़ाद है काफ़ी हद तक, तो वो तो फिर इस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि सरकारी सतह पे अभी तक इन दोनों टेररिस्ट अटैक्स के हवाले से
दोनों मुल्कों की सरकारें जो हैं उन्होंने अभी तक एक दूसरे को एक्यूज नहीं किया, और इस पे अभी वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है और निस्बतन जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। जी शकील। अच्छा कर्नल साहब, ये जो टेरर प्लॉट एक कहा जा रहा है वो अनर्थ हुआ है, फॉइल हुआ है इंडिया में, जिसमें लखनऊ का जिक्र भी आ रहा है, कश्मीर का भी आ रहा है, फरीदाबाद का भी आ रहा है जो हरियाणा में है। तो कहा यह जा रहा है कि श्रीनगर में कुछ लोग पोस्टर्स लगा रहे थे जैश मोहम्मद के। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया तो उन्होंने कहा जी हम तो फुट सोल्जर्स हैं, हमें तो किसी और ने कहा था। और वो कोई मौलवी साहब हैं, उनको पकड़ा गया, उन्होंने फिर कुछ और डॉक्टर्स के नाम लिए। और क्या है वो स्टोरी, क्या है? वसीम साहब ने बड़ी एक अच्छी सी बात कही कि पाकिस्तान में जो अटैक हुआ है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि वो भारत सपोर्टेड है, ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है। भारत ने क्या सपोर्ट दिया है, मतलब क्या सपोर्ट पॉसिबल है, क्या ऐसा है भारत में जो कि हम पिन पॉइंट कर पाए कि वो सपोर्ट है? क्योंकि मैं उसे कंडेम करना चाहूंगा। क्या कहीं कोई ऐसे इंप्रेशन है कि वो अटैक करने वाले किसी तरह से भारत में फोन पर बात कर रहे थे, कुछ ऐसा सस्पेक्ट करते हैं हम, या उनका हैंडलर भारत में था, या उनकी ट्रेनिंग भारत में थी, या मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर लॉन्ड्रिंग का जो पैसा है वो हमारे यहां से भेजा जा रहा था? मतलब कोई ना कोई पॉसिबिलिटी तो ढूंढनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, जो आपने सवाल पूछा है कि क्या प्लॉट है, मैं उसमें आपको इसके काउंटर बताने की कोशिश, उससे भी एक बड़ी बात, क्योंकि आई एम पार्ट ऑफ द मीडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई कैन टेल यू वन थिंग, इट्स नॉट अ इजी लाइफ। ये बहुत आसान काम नहीं है मीडिया। 1200 1800 लोग आपने एम्प्लॉय कर रखे हैं, अरबों खरबों रुपए की आपने मशीनरी उसमें लगा रखी है। इसको सरवाइव करने के लिए पैसा चाहिए, इसके लिए स्पॉन्सर चाहिए, इसके लिए सेंसेशन चाहिए। और अगर पाकिस्तान की आवाम और इंडिया की आवाम सेंसेशन ही देखना चाहती है, उसी में से वो अपना सेटिस्फेक्शन निकालती है, मीडिया की क्या गलती है? मैं कहता हूं, चलिए एक सेकंड के लिए मैं यहां बैठे बैठे कह देता हूं, सेंसेशन क्या मैंने शकील साहब को मारा है, अगर ये इंडिया की आवाम में वेल रिसीव्ड है, पाकिस्तान की आवाम भी उसको बार बार देख रही है, भाई साहब टीआरपी जा रही है ना। कौन दे रहा है ये टीआरपी? व्हाट इज टीआरपी? टीआरपी आप और मैं देते हैं। मीडिया क्या बोल रहा है उस पर विश्वास करना या नहीं करना आपका और मेरी जिम्मेदारी है, और उसका एक अच्छा इंटरप्रिटेशन करना शकील साहब के शो में, ये अगेन हमारी जिम्मेदारी है, सो दैट आवाम के पास करेक्ट बात भी जाए। अब आ गई टेरर प्लॉट दिल्ली। आपने जो बताया बिल्कुल ठीक बताया। कहीं श्रीनगर में कुछ लोग अरेस्ट हुए, उन्होंने कुछ नाम दिए, वो नाम लेकर टीम यहाँ आई जेएनके पुलिस, और यहाँ पर आकर जब उन्होंने अरेस्ट किया तो उस अरेस्ट में पाया गया कि 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट भी था, गन भी थी, टाइमर्स भी थे, डेटोनेटर्स भी थे, एमिनेशन भी था, पिस्टल भी था, वगैरह वगैरह। अब आती है बात कनेक्शंस। मीडिया क्यों ऐसा कह रहा है? जेएनके में एक मौलवी साहब, जेएनके की पब्लिक के पार्टिसिपेंट जो पोस्टर लगा रहे थे, जेएनके को बिलोंग करने वाले वो डॉक्टर जो यहां पर एक बड़े व्हाइट कॉलर जॉब में थे, एक रिस्पेक्टेबल ह्यूमैनिटेरियन जॉब में थे, मैं तो कहूंगा डॉक्टर से बड़ा और ह्यूमन कौन हो सकता है। इन सब चीजों में कनेक्शन क्या है? जेएनके जरूर आता है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। अब आती है बात कि मीडिया ने पाकिस्तान का नाम या पाकिस्तान के तारों के बारे में बात करनी क्यों शुरू कर? भाई मौलवी ने अगर पकड़कर, उसको पकड़ने के बाद कोई स्टेटमेंट दी है, चाहे गलत दी है सही दी है मुझे नहीं पता, वो तो इन्वेस्टिगेट होगी, बट अगर उसका कहना है कि हाँ जी मेरा हैंडलर पाकिस्तान में है, तो मुझे ये बताओ मैं क्यों बिलीव ना करूं? क्योंकि इंसिडेंटली मेरे पड़ोसी देश की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स की स्टेटमेंट है कि ये हमारे जाबाज लड़ाके हैं जो जेएनके में लड़ रहे हैं। सो इसका मतलब जो ये सपोर्ट वाली बात चल रही है, आपके यहां से तो डिक्लेयर्ड है, भाई मेरे यहां से डिक्लेयर कब हुई ये बताओ? मैंने किस दिन बोला टीटीपी जाबाज फौज है? ऑफिशियली बात कर रहा हूं, मेरे लेवल पर भी मैं बात कर रहा हूं कि जाबाज फौज है, इससे तो पाकिस्तान की आर्मी को या आवाम को मारना चाहिए। बलूचिस्तान एक तगड़ी सी फोर्स है जिसको का हक बनता है कि वो पाकिस्तान को मारे।
अफगानिस्तान के भी लोग जो हैं वो बहुत तगड़े आदमी है, उन्हें उनका बनता है कि वो पाकिस्तान को मारे। हमने तो कभी नहीं बोला, हमने कभी नहीं बोला। अब आती है बात फाइनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि वो दिखता नहीं है ऐसा माना जाता है। ये मेरा मतलब क्रिटिसिज्म नहीं है, ये एक एनालिसिस है। पाकिस्तान FATF में जाकर वापस आया है। पाकिस्तान से अच्छा कोई नहीं जानता कि टेरर फंडिंग को कैसे किया जाता है और कैसे उससे निकला जाता है। वो दोनों चीजों में एक्सपर्ट होगा, क्योंकि अगर वो गया है अनफॉर्चुनेटली और उससे बाहर भी निकल पाया है लकीली, तो ही नोज बोथ द वेज। आपसे बड़ा एक्सपर्ट कौन है? 2 मिनट लगने चाहिए, 2 मिनट। और मैं तो कह रहा हूं, आप एक बात बताइए, यही जो दोनों पार्ट है, इसको आपके मेरे बीच में मैं अभी किल कर देता हूं। देखिए कैसे शहबाज शरीफ साहब को एक फोन उठाना चाहिए था 10 तारीख को कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके यहां ऐसा हुआ है, अगर कहीं किसी तरह का ट्रेस पाकिस्तान की तरफ मिले तो जरा हमें बताइएगा। मैं आपको बता रहा हूं जो हमने अभी इमीडिएट प्रीलिम इन्वेस्टिगेशन करी है कि जैश के कुछ लोग इसमें शायद इन्वॉल्व हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। आप बता दीजिए, इतना करने में किसकी ह्यूमैनिटी ऊपर जा रही है और किसकी नाक नीचे जा रही है। एंड सेम वे इंडिया डज इट। इंडिया शुड टेल कि देखिए जी, जैश का ये नंबर है, इससे आया है, ये है वो है। क्योंकि एक बात बताऊं, जो DGMO लेवल पर बात होती है ना, वो बड़ी अच्छी बात होती है। वी स्पीक वेरी ट्रांसपेरेंटली। आई हैव वर्कड इन दैट डिपार्टमेंट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस वाले हैं, हम बड़े पॉइंट ब्लैंक क्लियर से बात करते हैं। भाई ये है, ये है, अरे क्या कर रहे हो जनरल साहब, ऐसे मत करो, ये तो आप जाती कर रहे हो, वगैरह वगैरह। सो जिस दिन एक पॉलिटिकल सिग्नेचर इस बात का आ जाएगा दोनों तरफ कि आपके यहां की स्ट्राइक का मैं वॉलंटियर करता हूं, आप मुझे बताइए कौन सा ट्रेनिंग कैंप है, किस तरह का सपोर्ट उनको मिला है, वेल आई विल डू द नीडफुल। लेकिन मेरी खबर कहती है कि नहीं जनाब, ट्रेनिंग कैंप तो मेरे यहां है नहीं, ना मैं ट्रेन करता हूं। पैसों से रिलेटेड मैं चेक कर लेता हूं कि अगर कहीं कोई ट्रेस दिख रहा है कि पैसा किस कंट्री में जाकर कहां से डाइवर्ट होकर आया है वगैरह वगैरह, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। क्योंकि जो पैसा इंडिया से पाकिस्तान जाएगा या पाकिस्तान से इंडिया जाएगा, भाई साहब जाएगा तो आप ही की जेब से ना, आप ही के पैसों में से तो जाएगा। पाकिस्तान से अगर पैसा इंडिया आ रहा है तो वो इंडिया का पैसा थोड़ी ना है। वो जो डॉलर आप भेजेंगे, एक्सचेंज करेंगे, जो भी करेंगे, वो आपका पैसा है। यू विल गो डाउन, सेम गोज फॉर मी। जिस दिन हमारे हुक्मरान और पब्लिक ये बात रियलाइज कर जाए कि नहीं, ये एक क्रिएशन है, इसके ऊपर आप जितना कम बिलीव करोगे, आपकी मीडिया उतनी ज्यादा जिम्मेदार होती जाएगी, क्योंकि आपकी मीडिया रिजेक्ट हो जा रही है। मैं आपको एक न्यूज देता हूं कि हाँ जी, शकील साहब को हमने मार दिया है। सबको ये करना चाहिए, पाकिस्तान में भी और इंडिया में, वी डोंट एग्री टू दिस न्यूज एंड दिस इज TRP। ये नीचे जाती है। होता क्या है, गुड यार, गुड, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप मजबूर कर रहे हो मीडिया को कि वो एक गलत तरीके की सक्सेस को सेलिब्रेट कर कर आपके सामने बार बार डाल। सो एज फार एज दिस प्लॉट इज कंसर्न, लेट मी टेल यू, इंडिया इज इन्वेस्टिगेटिंग, मीडिया इज क्राइंग, नो प्रॉब्लम्स, मीडिया हैज टू क्राई, बिकॉज आफ्टर ऑल लोग मारे गए हैं कहीं ना कहीं, कोई ना कोई। हमने तो यहाँ पर आप पता नहीं आपको पता चला या नहीं चला, हमने तो यहाँ पर ये भी सुन दिया कि पुलिस कमिश्नर शुड बी सैक्ड, द होम मिनिस्टर शुड बी सैक्ड और ही शुड रिजाइन। दिस इज व्हाट इज डेमोक्रेसी ऑल अबाउट। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अमित शाह ने करवाया है, अमित शाह थोड़ी ना कराएगा। कहीं किसी ने हमारे से बात भी कर ली, किसी पाकिस्तान पैनलिस्ट ने, कि तो वो क्या, वो फॉल्स फ्लैग वाला मामला है। वो यार एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चल जाता है फॉल्स फ्लैग है और मुझे नहीं? भाई मेरे पास भी तो इंडिकेटर होने चाहिए ना फॉल्स फ्लैग के। क्योंकि अगर इस टॉपिक के ऊपर, ये जो स्पेसिफिक ब्लास्ट के ऊपर, मैं आपको जज बनाता हूं दोनों को, और अगर एक एक पॉइंट आगे चलकर चलाऊंगा, आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि इसमें कौन फॉल्स फ्लैग कर सकता है। दैट इज व्हाट आई हैव टू से। अच्छा कर्नल साहब, आपने पूछा कि पाकिस्तान में क्या परसेप्शन है, किस तरह से इंडिया हेल्प कर रहा, तो बहुत से लोग जो है ना यहाँ पे, वो अजीत डोवल साहब की उस स्टेटमेंट का हवाला देते हैं जो गालिबन 2014 की है। किसी यूनिवर्सिटी में वो बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान हमारे यहाँ इस तरह से इंटरफेरेंस करता है, इस तरह से फोमेंट करता है ट्रबल, तो हमें भी करनी चाहिए, हमारे पास भी ऑप्शंस होने चाहिए। उस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डोंट यू थिंक, एक बड़ी प्रैक्टिकलिटी में बात करें कि डोवल साहब ने जो बोला है
उसको इम्प्लीमेंट करने में उन्हें 11 साल लग गए। मतलब इतना स्लो है वो बंदा, इतना डेंजरस बंदा डोवल इतना धीरे चाल से चलेगा कि उस समय की चीजों को लेकर वो आज इस्लामाबाद के ऊपर ब्लास्ट करवाएगा। पहली बात। दूसरी बात, डोवल का काम क्या है आप ये भी समझने की कोशिश करिए, उसका बैकग्राउंड क्या है। ही कम्स फ्रॉम रॉ। रॉ करती क्या है? रॉ करती है अपने देश को, देश की बाउंड्री के बाहर वाले एनवायरमेंट को मैनेज करती है कि कहीं वो मेरी कंट्री के लिए थ्रेट ना दे। और जब उसको थ्रेट ना देने की बात आती है तो शकील साहब अगर मेरी बात नहीं मान रहे हैं, पाकिस्तान टेररिज्म से रिलेटेड मेरी बात नहीं मान रहा है, तो इस स्टेटमेंट को देने में क्या उसका हक नहीं है? मैं डोवल साहब की बात कर रहा हूं कि हम इसी तरह के ऑप्शंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसीलिए आपके यहां ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो 20-22 टेररिस्ट टॉप मारे गए, वो जो 2 लड़के मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं और एक के बाद एक मार रहे हैं, they are probably part of the raw, probably part of Doval or whatever। भाई आप एक बात बताइए ना, डोवल आपके सामने और क्या बोले? डोवल के पास आपने क्या ऑप्शन छोड़ा? आपने पीसफुल ऑप्शन छोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि डोवल साहब पहले देख चुके हैं, बस गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेकर, कुछ और हो गया। हमने आपको मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दिया कि चलो ट्रेड करेंगे तो कुछ आपस में बात पड़ेगी, कहीं कुछ और हो गया। मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होंगे तभी ना। अब जब वो नहीं दिख रहे हैं तो वो बंदा रेडिकल होकर वो भी बोलने को तैयार है कि भाई हम भी इस तरह के ऑप्शंस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने पहली बार कहा, न्यूक्लियर से रिलेटेड पहली बार कहा कि हमारी जो नो फर्स्ट पॉलिसी है ये हमारी कमजोरी नहीं है, इट कैन बी ऑलवेज रिव्यूड। अदरवाइज आज तक कभी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आपके यहां से आवाज इतनी ज्यादा जोर से उठी, न्यूक्लियर बॉम्ब तो होने ही वाला है, इस्तेमाल होगा ही होगा, ये इस्लामिक बॉम्ब भी बनेगा, ये भी बनेगा, वो भी बनेगा। सो देयर आर टाइम्स के इन पॉलिटिक्स एंड इन सच इंटरनेशनल रिलेशंस आपको काफी कुछ कहना पड़ता है और काफी कुछ बिना कहे भी करना पड़ता है। ट्रंप के पास जो मैसेज है इंडिया का, आप देख लीजिए, कल उन्होंने बोल दिया कि इंडिया इज राइट नाउ नॉट हैप्पी विद मी बट दे विल वेरी सून बी हैप्पी विद। हमने तो कभी नहीं बोला, हमने ट्रंप को कोई जवाब नहीं दिया, हमने अपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोला हमने जो ट्रंप कह रहे हैं हम उसके साथ नहीं, हम उसके टैरिफ के साथ नहीं, हम उसके सीज फायर के साथ, हमारा अपना डिसीजन मेकिंग है, हमने अपना डिसीजन मेकिंग किया है, वो हमारे और पाकिस्तान के बीच की बात है, ये हम दोनों के बीच का मामला है, इसके बीच में तीसरी पार्टी नहीं। सेम गोस फॉर टैरिफ नाउ। सो शकील साहब, डोवल जब कुछ कह रहा है तो इसी को बोला जाता है कैरेट एंड स्टिक। कैरेट हमारा फेल हो गया, हमने जितनी बार पाकिस्तान को प्लीज करने की कोशिश करी शायद फेल हो गया। डोवल उसका चश्मदीद गवाह है, तो उसने बोला यार ये स्टिक उठाने में और बताने में क्या डाउट है कि यार हम भी इस तरह के ऑप्शंस देख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि हम आपके यहां तकलीफ नहीं कर सकते। हम भी सपोर्ट कर सकते हैं अफगानिस्तान को, हम भी सपोर्ट कर सकते हैं टीटीपी को, हम भी सपोर्ट कर सकते हैं बलूच को, हम भी सपोर्ट कर सकते हैं पीओजेके को कि नहीं जी आप आइए, हम आपको वेपन देंगे। आप बताइए कितनी बार आपके यहां पर कैच किया गया इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर के हथियार के ऊपर इंडियन मार्किंग थी। हमने आपके पास 10 बार वेपन दिखा दिए जिनके ऊपर पाकिस्तान मार्किंग थी। हमने आपके यहाँ 10 बार चॉकलेट्स दिखा दी जिसके रैपर्स जो थे, अब उसमें ये मत जाइएगा कि इंटेलिजेंस वालों ने प्लांट कर दी होंगे, ये कर दी होंगे, वो कर दी, वो सारी बातें मैं मान सकता, बट दिखाया तो है ना, इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, आपके यहाँ के स्टेटमेंट अवेलेबल हैं कि नहीं हमने घुस के मारा है पार्लियामेंट में, ये आपके यहाँ बोला जा रहा है। तो इंडिकेटर्स से मेरा इंप्रेशन तो यही बनता है ना कि आप फॉर्मली, अब जैसे आपने डोवल का जो इंप्रेशन लिया है वो डोवल ने बोला है, बट उसने ये कहीं नहीं बोला है कि हम पाकिस्तान को ठोक कर मारेंगे, टेररिज्म करके मारेंगे, या जो टेररिस्ट वहां। आप एक बात बता दिए, आज तक अगर हमने बलूचों को फ्रीडम फाइटर बोला हो, टीटीपी को फ्रीडम फाइटर बोला हो, अफगानिस्तान को फ्रीडम फाइटर बोला हो, हमने तो कभी नहीं बोला। ये सारी बातें एक बहुत बड़े लेवल पर समझनी पड़ेंगी, क्योंकि बड़ा वाला लेवल इस समय अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में है, इसलिए वो आपको और मुझे नहीं समझने देगा। तो आप जैसे ये जो एजुकेटिव शोज होते हैं
इसके अंदर ये निकल कर आएगा कि किसकी क्या मजबूरी है और किसका क्या मतलब है। डोवल इज नॉट दैट मैन जो 11 साल वेट करेगा कि मैं इस्लामाबाद में बम फटवाऊं, उसका वो कैरेक्टर नहीं। अच्छा वसीम साहब, आप एक तो कर्नल साहब ने जो कुछ बोला उस पर बात कीजिएगा, और दूसरा हमारे यहाँ जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग, नजम सेठी जैसे भी, वो ये कह रहे थे कि पहलगाम जो था वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और अब तो एक हमारा नैरेटिव बन गया है, नेशनल नैरेटिव, कि इंडिया में जितने भी टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं ना, सब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे। ये अलग बात कि दुनिया का कोई मुल्क जो है वो हमारे साथ इसमें एग्री नहीं करता, दुनिया की कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ इस पे एग्री नहीं करती। तो आप कैसे देखते हैं इस यानी पाकिस्तानियों की रियलिटी जो है, लगता है बाकी दुनिया की रियलिटी से मुख्तलिफ है। डू यू एग्री विद दैट? देखिए, कर्नल साहब ने जो बातें की, मैं कमोबेश उससे एग्री करता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग की ज़रूरत है। हमें अपनी जो परसेप्शंस हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जो भी इस वक्त हो रहा है इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में, उसको सही पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है, और जो एक जिंग्विस्टिक हमारी जो एक थिंकिंग है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, और पीस की तरफ हमें जाना चाहिए और हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और हकीकत है इस बात में कि इंडिया की तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं, कुछ ऐसे फैक्शंस हैं जो कि ये नहीं चाहते कि इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर हों। तो ये तो फैक्ट है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इससे। अब जहाँ तक वो फॉल्स फ्लैग की आपने बात की, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अब नजम सेठी साहब जो हैं, उनका बड़ा एक मकाम था और उनको एक बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था कि वो एक बड़े मंझे हुए सहाफ़ी हैं। लेकिन अफ़सोस से कहना पड़ता है कि अब उन्होंने भी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की लाइन है उसको टो करना शुरू कर दिया है, और वो भी अब वही बातें करते हैं जो ताकतवर हल्के सुनना चाहते हैं, और कभी भी आपको फौरी तौर पे कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंचना चाहिए। और अभी वो जो पहलगाम का जो सान्या था, जो एक ट्रेजेडी थी, अभी तो वो बहुत ही एक इनिशियल स्टेजेस में उस पे काम शुरू हुआ था, तो इन्होंने उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह दिया। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा है, अभी जो इस्लामाबाद का धमाका हुआ है अभी, क्या ये भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? जाफर एक्सप्रेस भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे नजम सेठी के स्टेचर के सहाफ़ी को बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ होती है, और हालात व वाक़यात को सही पर्सपेक्टिव में समझने की ज़रूरत है। जी शकील, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। अच्छा वसीम साहब, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पे जब अटैक हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे, यस, तो इंडिया में बहुत ज्यादा उस पर अफसोस का इजहार किया गया, स्कूल के बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों ने उस पर उसका बाकायदा वो जो है मॉर्निंग की। लेकिन उस पर भी हमारे यहाँ कहा गया कि ये इंडिया ने करवाया है, इवन जनरल मुशर्रफ ने कहा कि ये इंडिया ने करवाया है। मतलब किसी चीज को हम अप्रिशिएट नहीं करते कि यार इंडिया में अगर इस तरह से अफसोस किया गया है तो हम उसको अप्रिशिएट कर दें। तो हमने एक माइंडसेट ये बना लिया है कि जी वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग गुड फ्रॉम इंडिया। सही, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं एग्री करता हूँ आपसे कि हमें जो भी हालात और वाक़यात हैं उनको सही पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। यानी हम खामख़ा यानी चीज़ें फैब्रिकेट कर लेते हैं, चीज़ें घड़ लेते हैं, और हमें इस माइंडसेट से बाहर निकलने की ज़रूरत है कि हर ब्लेम गेम, हर जगह पे ब्लेम गेम हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। और जो हम करते रहे हैं उसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, और चीज़ों को, हालात को, वाक़यात को मिसइंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, और सही उनको सही तरीके से उनको
लेना चाहिए। कर्नल साहब, हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर? आपके good. ज़हन में कुछ आइडियाज हैं, कुछ सजेशंस हैं? फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। परवेज साहब का आपने नाम लिया ना, मुशर्रफ साहब का। जी। मुशर्रफ साहब मेरे आर्टिलरी के हैं बाय द वे, जी और ऐसा माना जाता है दुनिया में कि आर्टिलरी के ऑफिसर्स काफी बैलेंस्ड होते हैं, मतलब छोटी छोटी बात पे गोली नहीं चलाते हैं, क्योंकि गोला होता है ना हमारे पास बड़ा वाला, उसके इम्प्लीकेशन सिवियर होते हैं। तो जब वो प्रेसिडेंट बने थे या जब वो चीफ बने थे, तब एक्सपेक्ट ये किया गया था कि यार अब कोई थोड़ा सा स्टेबल बंदा है वगैरह वगैरह। मैं लंबी चौड़ी कहानी को खत्म करता हूं। आगरा डिक्लेरेशन में ऐसा समझा जाता है, बड़े रिलायबली मैं आपको बता, कि परवेज मुशर्रफ साहब और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में कुछ इस तरह की बात हुई थी कि जो एलएसी है उसी को हम इंटरनेशनल बाउंड्री के तौर पर एक्सेप्ट कर लें, सो दैट हमारे डिस्प्यूट ही खत्म होता है। एलओसी मैं वही बोल रहा हूं। सो ये उस समय बात चली, और ऐसा समझा गया था कि अगले दिन सुबेरे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जाएगा, जिसको आगरा डिक्लेरेशन के नाम से डिक्लेयर होगा। मुशर्रफ साहब का कहना था उस समय कि उन्होंने रात को, उसी रात को, एक दिन पहले ही रात को ये डिक्लेयर कर दिया कि इस तरह का कोई डिक्लेरेशन नहीं। मतलब चीज ड्राफ्ट बन गई, क्योंकि देखिए डिप्लोमेसी में कोई भी चीज एक मिनट पहले नहीं होती है डिसाइड, सब चीजें पहले से डिसाइड होती है। ये जितने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हैं, चाहे ब्रिक कह लो, चाहे G20 बोल लो, ये बोल लो, वो जो मर्जी आए बोल लो, इन सबके फॉर्मेट के इसके डिक्लेरेशन क्या निकल कर आएगा, सारे मेंबर स्टेट के साथ पहले से शेयर किया जाता है, फिर सब अपना अपना फीडबैक देते हैं वगैरह। मुझे लगता है, आपने बोला ना वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड सबसे पहला यही है, जैसा आपने बड़ी अच्छी सी बात करी आर्मी स्कूल वाली के, इंडिया से काफी हमारे यहाँ तो कैंडल मार्च भी हुए उनके बच्चों के लिए, कि बच्चा तो बच्चा है यार। जिस दिन वो हुआ था उस दिन मेरे बच्चे आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा में पढ़ रहे थे, और मैं वहां पर 15 मिनट में पहुंच गया था कि आप सारे दरवाजे बंद कर दीजिए, क्योंकि अब पेरेंट्स आएंगे, पेरेंट्स की भीड़ आएगी। मैंने अपनी रेजिमेंट में फोन किया दिल्ली, वहां से एक गाड़ी में 20 बंदे हथियार के साथ बुला लिए, और वो गार्ड आज तक लगी हुई है बाय द वे, क्योंकि हमारे पास नोएडा में उस समय फौज नहीं होती थी। एंड दिल्ली से रिएक्शन करने का जो हमने टाइम लिया था वो 2 से 2.5 घंटे है। मैं तो इस हद तक गया, प्रिकॉशंस की बात कर रहा हूं, अब प्रिकॉशंस इंडिया को भी लेने हैं, पाकिस्तान को भी लेने। मैंने उस समय प्रिकॉशन ये लिया, मैंने एसएसपी को बुलवाया कि भाई साहब अगर इसके अंदर कोई 2 टेररिस्ट आ गए आप क्या करोगे, कहां से टीचर्स बच्चों को निकालेंगे, सारा गलती क्या हुई थी उसमें। हमने इवेलुएट किया कि आपके टीचर्स ने बच्चों को कॉरिडोर में भगा दिया कि निकलो निकलो निकलो, और वो जो टेररिस्ट है उन्होंने उस कॉरिडोर में स्प्रे कर दिया। अदरवाइज बच्चे इतने नहीं मरते। अगर सभी बच्चे अपने अपने क्लासरूम में अपना अपना अंदर से दरवाजा बंद कर लेते, दीवार के साथ सट जाते, चीजें नहीं होती। मैंने नीचे लेट जाते, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, नीचे लेट जाते हैं। मेरे को टीचर्स ने पूछा कि सर ये तो विंडो है, विंडो में से तो वो देख लेगा। तो मैंने कहा तो विंडो में से नहीं देखना चाहिए। तो बोले सर हमारे यहाँ तो कर्टन्स है नहीं। मैंने कहा आप अपनी साड़ी उतार के लगा सकती हो कि नहीं। देखिए ये बात है प्रेजेंस ऑफ माइंड, बच्चे बचाने हैं भाई, साड़ी नहीं बचानी है। वी रिहर्स्ड एवरी स्टेप के बच्चों को कैसे निकाला जाएगा, कैसे अड़ोस पड़ोस जो हमारे, क्योंकि वो आर्मी कॉलोनी के अंदर है वो स्कूल, के आर्मी कॉलोनी के कौन कौन आदमी इमीडिएट रिएक्ट करेंगे। उसके जो 4 अलग अलग गेट हैं उनकी चाबी ही नहीं मिल रही थी। दीज आर कॉल्ड एज प्रिपरेशंस। और वो प्रिपरेशन उस दिन हमने ये भी देखा कि भाई साहब उसका वो जो हुटर है वो बचता ही नहीं है, खराब है, क्योंकि सालों साल से नहीं खराब है। एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड इन इंडिया। मैंने तो कल बोला है हमारे यहाँ पर भी कि आप लोग मुझे बोल रहे हो कि 14 साल बाद हुआ है। 14 साल बाद इसलिए हुआ है क्योंकि आपने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि अब होगा ही नहीं। टेररिज्म कैन नेवर हैव अ लाइफ, इट इज इमॉर्टल। मैं आपको बता रहा हूं, आप और मैं अगर आज ये भी डिसाइड कर लें कि आपके और हमारे बीच में टेररिज्म नहीं होगा, टेररिज्म फिर भी होगा, तीसरे कॉर्नर से होगा। आपके और मेरे अकेले हम दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन थोड़ी ना है। मेरे पास तो चाइना भी है जो मेरे साथ इकोनॉमिकली कॉम्पीट कर रहा है। मेरे पास तो यूएस भी है जो मेरे इन्फ्लुएंस को कॉम्पीट कर रहा है कि कहीं पर भी वो बेसिस लेता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको ना मिले हमारे अड़ोस पड़ोस में। हमारे काफी सारे एनिमीज हैं। बट आप जब बोलते हैं ना कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, द वे फॉरवर्ड इज, इस्लामाबाद में 12 लोगों की जान गई, मैंने अपना दुख हाजिर किया। मेरे हाजिर करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो 2 इंसान पाकिस्तान के बैठे हैं इन्हें ये जरूर लगेगा कि यार कम से कम किसी ने दुख में शामिल होने की कोशिश की।
मेरे बोलने से दुख किसी का कम नहीं होगा, लेकिन मैंने कोशिश करी। मेरा प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर सकता है, आपका प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर सकता है, आपके पैनलिस्ट कोशिश कर सकते हैं। तो यस, एक एनवायरमेंट तो बनाओ यार। ये एनवायरमेंट बन रहा है। मैं शकील साहब बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं पिछले 12-14 साल से आपके टीवी चैनल्स पर आ रहा हूं, आपके लाइव डिबेट्स में आ रहा हूं, जहां पर तू मैं नहीं होती थी, लिटरली मां बहन भाई हो जाती थी, मतलब गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। आज आप देख रहे हैं कि आपके हमारे बीच में हम एक दूसरे को सुनने को तैयार हैं। मैं आपसे सवाल पूछने को तैयार हूं और सुनने को तैयार हूं, कौन सा ऐसा टेररिस्ट कैंप है जो इंडिया के पास लगा हुआ है, जिसमें हम एक जगह बलूच को ट्रेन कर रहे हैं, दूसरी जगह टीटीपी को ट्रेन कर रहे हैं, और हो सकता है अफगानिस्तान को ट्रेन कर रहे हैं। अफगानिस्तान को कहां ट्रेन कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं, आपको शायद पता भी ना हो। अफगानिस्तान की आर्मी में जो ऑफिसर्स जाते हैं, उसका एक परसेंटेज मेरे यहाँ एकेडमीज में ट्रेन होता है। दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल एक्सचेंज पर हम नेपाल आर्मी के लोगों को भी ट्रेन करते हैं, मतलब ऑफिसर्स जो ट्रेनिंग है वो हमारे एनडीए में आते हैं। उनकी संख्या कम होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक फॉर्मल है और ये डिक्लेयर्ड है, ओपन है। पाकिस्तान को भी पता होता है हर साल कितने 10 अफसर अफगानिस्तान के आर्मी के आईएमए से, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होकर वापस गए हैं। दिस इज पार्ट ऑफ आवर डूइंग। मैं इसी तरह कह रहा हूं, आप मुझे एक और बताइए, कोई ऐसा कैंप, कोई ऐसा एक्यूजेशन जिसके अंदर दम हो। दम होना चाहिए ना बात में। मैं मानता हूं, मैं ये बात बिल्कुल डंके की चोट पर मानता हूं कि हमने आपको कई बार, इंक्लूडिंग पठानकोट, आपकी आईएसआई की टीम को इनवाइट कर वो जगह दिखाई। अब यार इससे ज्यादा बड़ा ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती। फोल्डर दे दिया वो सब एक अलग बात है, यहां तो आपकी आईएसआई की टीम आई, उसको कंडक्ट किया गया, देखे जी ये हथियार मिला है, ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है। पता है क्यों करा गया था? कहीं एक उम्मीद जगी थी कि किसी एक जगह पर हम एग्री कर जाएं कि हाँ यार ये हथियार है तो पाकिस्तान का, पाकिस्तान फैक्ट्री का, अगर इसके ऊपर नंबर डला हुआ है तो हम क्यों नहीं पता कर सकते कि ये गई कैसे, निकली कहां पर। मैं तो आपको, अगर आप मेरी इंडियन बुलेट दे दो ना, मैं वो बता दूंगा कहां से निकली, क्योंकि उसके पीछे जो पेंदे में जो नंबर लिखा होता है ना, उससे मैं आपको ट्रेस करके बता दूंगा कहां की। आपको क्या लग रहा है ये अमोनियम नाइट्रेट कहां से आया, हम पता नहीं कर पाएंगे? हम पता कर पाएंगे। मैं तो यहां ये बोल रहा हूं कि अमोनियम नाइट्रेट या भाड़ में ऑल एक्सप्लोसिव आइटम्स विच हैज अ पोटेंशियल कि वो एक्सप्लोसिव बन सकते हैं, मैं इस पर क्वालिफाइड हूं बाय द वे, कि कैसे आईडीज बनाया जाता है, किसको किसके साथ मिला। मैं नाम जानबूझ के नहीं बता रहा, क्योंकि ये ठीक नहीं होगा कि कौन कौन से 4 मटेरियल बनाने से या मिलाने से वो बॉम्ब बन सकता है, वो फट सकता है। सो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर पता चलते समय ये दिखेगा। अब वो जो है हमारा डॉक्टर जो पार्किंग में वेट कर रहा था 3 घंटे उसने किससे बात करी हो? क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम ही वाज ऑन टेलीफोन। हो सकता है अपने घर वालों से बात करें, जेन्युइन बात है। हो सकता है अपने वो, क्योंकि वो भाग रहा था कि भाई वहां रेड पड़ गई है फरीदाबाद कितनी दूर है? इट इज आई थिंक 38 किलोमीटर फ्रॉम चांदनी चौक। मेरे घर से तकरीबन 22 से 23 किलोमीटर है। मैं फरीदाबाद जाता हूं, इसलिए कह रहा हूं। मैं चांदनी चौक भी जाता हूं, मेरे लिए दोनों जगह इक्वी डिस्टेंट है। सो ज्यादा बड़ी बात यह है शकील साहब, आप बोल रहे हैं व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। अगर कोई ढूंढेगा तब तो मिलेगा वे फॉरवर्ड। पाकिस्तान और इंडियन अवाम इस चीज को मान रही है, लेकिन पाकिस्तान और इंडियन पॉलिटिकल सेटअप इस बात पर एग्री नहीं कर रहे हैं। मजबूरियां उनकी कोई भी हो, आपके यहां मजबूरी होगी कि चलो भाई एग्जिस्टेंस की बात है, मेरे यहां मजबूरी होगी कि मुद्दों की बात है। क्योंकि अब आप बताइए मेरे यहां तकलीफ क्या हो गई है? अब सारी की सारी मीडिया शुरू हो गई ये बोलने के लिए कि जनाब हमने तो बोला था कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर। तो प्राइम मिनिस्टर साहब आपके ऊपर तो प्रेशर है, एक्ट ऑफ वॉर है, आपको वॉर करनी पड़ेगी। जबकि मैं आपको खुलकर बोल रहा हूं दिस इज नॉट अ कॉज ऑफ वॉर। There will be an act of war, but there will be an act of war only on terrorism. आप वो एक स्टेप आगे बढ़कर उस जैश के, उस हेडक्वार्टर के, उस XYZ के बारे में बात तो करो। आप आउटराइट, ये तो वो टीआरएफ वाली बात हो गई कि टीआरएफ ने बोल दिया हमने पहलगाम नहीं किया है।
नहीं, पहले उन्होंने बोला हमने पहलगाम किया है विद इन 12 आवर्स। फिर थोड़ी देर बाद हो गया कि नहीं जी नहीं, हमारा इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आपके फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया कि यूनाइटेड नेशन में टीआरएफ का नाम निकलवाने के लिए मुझे कितनी मुशक्कत करनी पड़ी। अब मैं किस पर विश्वास करूं? और क्यों नहीं आप मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं, हक देते हैं कि मैं आपको ब्लेम करूं कि यार टीआरएफ आपकी थी, आपकी है, आप ही ने कराया है, नहीं तो पहले वो हाँ क्यों करती? आप लॉजिकली देख लीजिए ना, उल्टा आप ये समझ लीजिए कि आप हिंदुस्तानी है, मैं पाकिस्तानी हूं, तो कहां गलती किसकी है? मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा कि अकेले पाकिस्तान की गलती है। पाकिस्तान क्यों नहीं टेररिज्म पर बात करने को तैयार है? पाकिस्तान क्यों नहीं टेररिज्म की डेफिनेशन सिंगल लाइन बनाने को तैयार है कि चलिए जी हिंदुस्तान और हमारी के बीच में आज के बाद टेररिज्म का मतलब ये होगा, फिर इस्लामाबाद और दिल्ली को इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा, उस डेफिनेशन को देखा जाएगा कि इस डेफिनेशन के अंदर अगर कोई भी आदमी किसी भी तरह की कॉल, अगर मैं बताता हूं वसीम साहब आपके फोन नंबर से हमारे डॉक्टर ने बात करी है, तो शकील साहब वसीम साहब को पकड़ने चाहिए कि भाई साहब आपका क्या बनता है इस टॉपिक के ऊपर बात करने का। रिकॉर्डिंग आपके पास भी है, मेरे पास भी है। ये जितना मोबाइल सिस्टम है आजकल, चाहे वो टेलीग्राफ का ही ले लीजिए कि टेलीग्राफ के ऊपर ये काम कर रहे थे। इस बार तकलीफ ये है कि पढ़ा लिखा व्हाइट कॉलर वाला बंदा है तो उसने बड़ी सोच रखी। बड़ी सोच का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि इसलिए हमारे यहां पर बहुत ज्यादा सेंटिमेंट हाई चल रहा है। 2900 kgs ऑफ एमोनियम नाइट्रेट, 20 डेटोनेटर, 20 टाइमर। इसका मतलब है ये सो कॉल्ड 3000 किलो को मैं 20 जगह पर बांट सकता हूं, तभी तो डेटोनेटर लिया है, तभी तो टाइमर लिया है। नहीं तो टाइमर क्यों लोगे? एक टाइमर से थोड़ी ना काम चलेगा। दैट मीन्स यू हैड द कैपेसिटी और दैट अमाउंट्स टू कि यस, जब आप रेकी कर रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट को, चांदनी चौक को, आजादपुर मंडी को, ये वो वाली जगहें हैं जहां पर आदमियों के चलने का जाम लगता है, गाड़ी का तो छोड़ दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, और इसीलिए एक थ्योरी जो ये मेरी है, हो सकता है गलत हो, बिकॉज मैं कभी किसी के लिए एंटी नहीं सोचता। मेरी ये थ्योरी है कि उस आदमी ने उस पर्टिकुलर जगह पर ब्लास्ट इसलिए नहीं किया कि उसे लोग मारने थे, उसने वो ब्लास्ट पैनिक में किया। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी फरीदाबाद से सवेरे निकली, इसके अंदर एमोनियम नाइट्रेट था, टोल प्लाजा क्रॉस किया, 2-3-4 घंटे वो इधर उधर घूमता रहा, फिर पार्किंग में आकर गाड़ी लगाकर बैठ गया, उस पर फोन पर बात कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि उसको पता ही नहीं था मैं करूं क्या, अकेला पड़ गया ना। बाकी सारे डॉक्टर और वो तो अरेस्ट हो गए, वहां पर वो जो गोडाउन था वो भी जब्त हो गया। अब ये अकेला आदमी जब होता है गाड़ी में बैठा हुआ, अब वो करे क्या? तो वो अपने हैंडलर से बात कर रहा है। अब वो हैंडलर अगर वसीम साहब हैं तो शकील साहब मेरे को क्यों नहीं हक होना चाहिए कि मैं आपको ब्लेम करूं, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो पाकिस्तान का कॉल है। और ये मेरा अपना आकलन इसीलिए था कि ये जब वो जल्दबाजी में कुछ कर रहा था तो उसका कार ब्लास्ट हो। अदरवाइज व्हाइट कॉलर वाला बंदा ना फियादीन कभी नहीं बनता। ये तो हम जैसे थोड़े कम पढ़े लिखे जो होते हैं ना, कि जुनून होता है जान देने का, हम लोग कर सकते हैं। जो आदमी जितना ज्यादा पढ़ लेता है वो उतना ज्यादा सेफ रहने की कोशिश करता है, लेकिन वो बड़ी सोचता है। आप देख रहे हैं इसीलिए 13 लोग अरेस्ट हो गए, 13 में से 5 रेजिडेंट डॉक्टर अरेस्ट हो गए, वो मैडम जो अरेस्ट हो गई। अब को लोग आप कह दोगे कि भाई उस मैडम का तो रोल हमारे यहाँ कोई है नहीं, हमने तो नहीं बोला उसका रोल आपके यहाँ है, लेकिन आप तारों को जोड़िए। मसूद की बहन के साथ इस लेडी डॉक्टर का कनेक्शन चल रहा था, बातचीत चल रही थी। वो इंडिया की विमेन टेररिज्म विंग की हेड बनना चाहती थी या बना दिया गया था। ये सारी बातें जब रिकॉर्डिंग पर आएंगी तो आपको नहीं लगता है कि मेरी मजबूरी है कि मुझे पाकिस्तान कनेक्शन दिखता है? मैं चाहता हूं पाकिस्तान क्यों नहीं मुझे वो 2 चीज दे दे जो आप बोल रहे हैं ना, वे फॉरवर्ड, उसमें से एक चीज पाकिस्तान क्यों नहीं दे सकता कि जनाब हमने भी देखा है कि ये वाली 3 कॉल इस मैडम के अलावा 2 और को गई है, आप उन्हें ढूंढो, क्योंकि वो तो इंडिया में है ना, तो इसमें पाकिस्तान का कोई लॉस तो है नहीं। लेकिन स्ट्रैटेजिक लेवल पर एक विश्वास कायम होता है कि यस शुरुआत हुई, ऐसा नहीं है कि इससे वॉर रुक जाएगी। मैं कह रहा हूं देयर विल बी अ वॉर ऑन जैश इफ दैट जैश इज फाउंड, इफ दैट जैश। बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट्स दे रहा हूं आपके सामने।
if that Jaish is found to be behind this. Now, if behind the Jaish is the ISI, this war will go to ISI oblique Pakistan Army door. It will knock that door. वहां पर खटखटाया जाएगा कि जनाब ये कैसे हो। पहले तो मुझे ये बताओ, जैश पाकिस्तान के लिए इतनी प्रेस्टिजियस क्यों होगी? मतलब क्या ऐसा काम करती है? खेती बाड़ी करके देती है, इकोनॉमी चलाती है, क्या करती है? जैश इज अ नोन, इट्स अ नोन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आपके यहां पर भी मेरे यहां पर। अगर उसके किसी दो प्यादों को जो इंडिया में है कनेक्शन, अगर आप पकड़वा देते हो, आपकी हम दुआ करेंगे, सलाम करेंगे या नहीं करेंगे कि चल यार पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान ने हमको 2 लीड और दे दी कि सर ये भी 2 और है, निकालिए, क्योंकि हम इस टेररिज्म से बाज आना चाहते, हम इससे तौबा करना चाहते, क्योंकि हम ऑलरेडी सफर कर जी। आपके यहां कहना बड़ा आसान है कि इंडिया इज सपोर्टिंग इन व्हाट वे? मेरी इतनी चलने लगी कि मैं अफगानिस्तान को भी, तालिबान जो आपकी अपनी थी उसको भी मैंने अब अपने साइड बना लिया कि आप ही के खिलाफ करे, टीटीपी को भी मैंने अपने साथ मिला लिया, बलूच को भी मैंने अपने साथ मिला लिया, JNK वाले को भी मैंने अपने साथ मिला लिया, पंजाब वाले को भी, सिंध वाले को भी, किसको मैंने मिला लिया? जबकि हमारे केस में हम आपको बोलते हैं आपने सिर्फ एक को मिलाया है, वो है मेरे JNK, और उसकी हमारे पास ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट ये बोलते पाया गया है ऑफिशियल कैपेसिटी में कि ये लोग हमारे अपने हैं, ये हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इससे ज्यादा मैं और क्या अपनी ट्रांसपेरेंसी दिखाऊं कि आप मुझे मजबूर करते हैं कि मैं पाकिस्तान के ऊपर शक करूं। अच्छा वसीम साहब, ये जो टेरर प्लॉट जो है वो नाकाम बनाया गया है, उसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया का इंप्रेशन ये है कि ये इट्स अ कॉक एंड बुल स्टोरी। और मैं अभी देख रहा था एक क्लिप डॉक्टर मुक्तदिर खान का, ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इन अमेरिका एंड ही कम्स फ्रॉम इंडिया, हैदराबाद से उनका ताल्लुक है। तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि ये कॉक एंड बुल स्टोरी है। तो हमारे यहाँ जो है बड़ी सिंपलिस्टिक और फैसाइल तरीके से बहुत सी बातें कर दी जाती हैं। कल मेरी फेसबुक पे, आपके भी वो दोस्त हैं सुहेल भट्ट साहब ने एक कमेंट किया और वो कहते हैं जी कि नरेंद्र मोदी जी का जो फलसफा है ना हिंदुत्व का, वो बड़ा मिलिटेंट है और वो जो है हुकूमत मोदी सरकार जंग के बहाने ढूंढ रही है। तो मैंने उनसे पे पूछा, मैंने कहा जी जंग से नरेंद्र मोदी सरकार को क्या मिलेगा, क्या उनकी इकोनॉमी जो है उससे बैडली अफेक्ट नहीं होगी? तो क्या शास्त्री जी, क्या लाल बहादुर शास्त्री भी कोई मिलिटेंट आदमी थे? उनके दौर में क्यों जंग हुई? तो इस तरह के जो है हमारे यहाँ आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं और वो कह रहे थे कि हिंदुत्व जो है ना, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जो है इट इज टू ब्लेम। और एजाज चौधरी जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा, वो ये कह रहे थे कि हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है और उनकी आइडियोलॉजी में क्या फॉल्ट है, वरना वो भी हमारी आइडियोलॉजी में फॉल्ट ढूंढेंगे। तो इस तरह की जो अप्रोच है, तो आप कैसे देखते हैं इसको कि हमारे लोग जो हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते और सोचते नहीं है कि यार ये जो हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ना, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है और वो लोग देंगे तो मेरा आर्ग्यूमेंट जो है वो इट विल बी एक्सपोज्ड। तो ये जो है हमारी सोच, इसको कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो हमने मुत्तहिदा हिंदुस्तान को मजहब की बुनियाद पे तोड़ा। हमने कहा जी कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, और हमने सबसे पहले 2 कौमी नजरिए की बात की। हमने फिर एक नजरियाती मुमलिकत की बात की। तो जब आप खुद इस किस्म की बातें कर रहे हैं जिनमें एक्सक्लूसिविटी है, इंक्लूसिविटी नहीं है, तो फिर इंडिया से उसका अगर रिएक्शन आता है तो वो आपको क्यों अच्छा नहीं लगता? उसको भी आप बर्दाश्त करें फिर। यानी अगर अगर एक मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता, ठीक है ना, तो फिर हिंदू को भी हक देना कि वो मुसलमान के साथ ना रह सके। आप कहते हैं जी कि हम तो नहीं रह सकते लेकिन उन्हें रहना चाहिए, ये क्या बात हुई? और ये बड़े वसी पैमाने पे हमारे यहाँ इस तरह की बातें की जाती हैं। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल नॉनसेंस है ये बात, ठीक है। इंडिया अभी भी प्राइमरीली एक सेकुलर मुल्क है,
इंडिया में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनकी एक सेकुलर आउटलुक है, और आज भी इंडिया में मेजॉरिटी उन लोगों की है जो सेकुलर हैं और जो हर तरह की जो एक रेडिकलाइजेशन है या फंडामेंटलिज्म है उसको कंडेम करते हैं। और एतजाज साहब ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही कहा कि हमें एक दूसरे की जो भी आइडियोलॉजी है उसको इस तरीके से हिट नहीं करना चाहिए। हमें एक बहुत डिस्पैशनेटली देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। और सुहेल भट्ट साहब ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल गलत है। हर चीज को मोदी साहब के खाते में डालना जो है ना, ये एक फैशन बन गया है कि जी मोदी साहब की वजह से ये हो रहा है। तो यार आपने तो कांग्रेस के दौर में भी ये सारा कुछ किया। क्या कांग्रेस के दौर में हालात बेहतर हो गए थे इंडिया के साथ? आप तो उस वक्त भी शरारतें करते रहे। अब देखे ना, ये जो बॉम्बे अटैक्स हुए थे उस वक्त तो कांग्रेस हुकूमत में थी। मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा जी क्या नरेंद्र मोदी के पावर में आने से पहले इन दोनों मुल्कों के दरमियान घी और शहद की नहरें बह रही थी? तो ये तो मतलब एक आर्ग्यूमेंट हमने ढूंढ लिया है, बना लिया है, उसको क्रिटिकली कभी एनालाइज नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है हमें बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरत है इस बात की कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें। हम देखें कि यार दुनिया इस वक्त किस तरफ जा रही है। इंडिया जो है उनका प्राइमरी फोकस जो है वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने में है, अपनी फॉरेन रिलेशंस बेहतर करने में है, और मुल्क के अंदर जो तालीम है, मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो उस पे फोकस कर रहे हैं। सेहत की सहूलतें आवाम को देने पे फोकस कर रहे हैं। और हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लीडर हैं कि जो जंग की बात कर रहे हैं, जो लड़ाई मार कुटाई की बात कर रहे हैं। यार देखें, लड़ाई मार कुटाई से कभी भी मसाइल हल नहीं होते, और इससे आपके हालात मजीद बदतर होंगे अगर आप जंग की तरफ जाएंगे। तो आ, मेरा ख्याल है ये इनको अब थोड़ा सा संभलना चाहिए, थोड़ा जागना चाहिए, देखना चाहिए दुनिया किस तरफ जा रही है। और आप ये ज़हन में रखें कि मुल्क इंडिपेंडेंटली तरक्की नहीं करते, रीजन्स तरक्की करते हैं। आज का जो दौर है वो रीजनल इंटीग्रेशन का दौर है, और आप अपने हमसायों से हालात ख़राब करके कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, कभी भी खुशहाल नहीं हो सकते। आपको अपने हमसायों से तल्लुकात बेहतर करने होंगे। हमारे तो किसी से भी अच्छे नहीं है तल्लुकात इस वक्त। यानी इंडिया के अलावा अफगानिस्तान और ईरान और इवन बांग्लादेश से भी हमारे तल्लुकात को इतने अच्छे नहीं है इस वक्त। तो हालात बेहतर करें यार, कुछ अपने अवाम के लिए भी कोई जिंदगी को आसान करें। और जो आजकल जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के, ट्रेड एंड कॉमर्स के, उस रास्ते पे चलें और हमारे लिए, आवाम के लिए भी कोई जिंदगी आसान करें, बजाय इसके कि हर वक्त जंगों की बात करते रहना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यार मिसाइल जो होते हैं ना, वो कभी भी खुशहाली लेके नहीं आते। सोवियत यूनियन के पास थोड़ा असला था, सोवियत यूनियन के पास थोड़ी बड़ी फौज थी, सुपर पावर था, और आज देखें कि क्या हाल हो गया। तो मेरा ख्याल है हमें जापान और जर्मनी को अपना आइडियल बनाना चाहिए और उस रास्ते पे चलना चाहिए। जी शकील। जी कर्नल साहब, योर रिमार्क्स फिर हम कंक्लूड करते हैं। एक बात बताइए, पाकिस्तान अगर इस्लाम की बात करे तो वाह, और इंडिया अगर हिंदुत्व की बात करे तो आह। किस बात की आह? आपने कभी कभी किसी भी कॉर्नर ऑफ इंडिया से अगर ये सुना हो तो मुझे कोट करिएगा कि पाकिस्तान वॉज मेड फॉर मुस्लिम्स, इट वॉज नॉट मेड फॉर हिंदूज। एक आर्मी चीफ बोल रहा है इतनी गलत बात, जहां पर के आपके पास कम से कम 2% हिंदू तो हैं। 27% थे, 2 रह गए। कोई उसके ऊपर हम डिबेट नहीं करें, जाति किसने करी क्या नहीं करी वो छोड़ दीजिए। मेरे यहां पर 17 थे, आज की तारीख में 29 चल रहे हैं परसेंटेज वाइज।
मेरे यहां बढ़ रहे हैं तो वाह, ठीक है ना। कर्नल साहब, जो पार्टीशन के वक्त के जो स्टेटिस्टिक्स है ना, उसमें यह था कि 9.5% थे, तो अब वो कोई 15-16% के करीब है पाकिस्तान में हिंदूज, इंडिया के मुस्लिम्स। हाँ इंडिया की बात, हाँ फिर ठीक है, यहाँ लेकिन बढ़े यहाँ ना, पे 22% बढ़े ना थे। सर, सबसे बड़ी बात, बढ़े ना, घटे तो नहीं ना, बड़ी सीधी बात है, ठीक है ना। लेकिन आपको मैं एक और, मोदी की बात चलती है, भाई साहब आप एक बात बताइए मुझे, व्हाई कांट द पाकिस्तानी अंडरस्टैंड, मोदी मेरा ब्रांड एम्बेसडर है हिंदुइज्म का, उसने अपने हिंदुइज्म को, अपने हिंदुस्तान को ऊपर लाने के लिए जी जान की कोशिश करी है। उसके अंदर कहीं कोई एक गलती भी अगर हुई है बाई चांस, अगर आपको लगता है, देन इट इज जस्ट पार्ट ऑफ द गेम। ही इज अ स्टिकलर, ही इज वेरी टफ ऑन दिस, कि मेरे हिंदुस्तान और मेरे हिंदुओं के ऊपर किसी तरह की कोई एट्रोसिटी बर्दाश्त नहीं है। आप देख रहे हैं दुबई में उसने वो मंदिर बनवा लिया, क्या बड़ी बात है, लोग पागलपन के, ये बनता कैसे है, और उस मंदिर के ऊपर इंडिया और यूएई का फ्लैग दोनों लगवा दिए। उन कंट्री के हिसाब से बात कर रहा हूं मेरे, क्यों? क्योंकि पीपल अंडरस्टैंड, इंडिया जो है इस समय अपनी इकोनॉमी डेवलप कर रहा है। इंडिया को मालूम है कि अगर चाइना और यूएस के साथ आपने 1% भी कंपटीशन करना है तो वो कंपटीशन लड़ाई में नहीं करना है। और इन दोनों कंट्रीज को पता है कि ये जो दो मंकी हैं, पाकिस्तान और इंडिया, इनको लड़ाते रहो, ये कभी डेवलप ना कर, क्योंकि उनकी पूरी वेपन इंडस्ट्री इसके ऊपर टिकी हुई है। मैं उससे भी एक बड़ी बात करता हूं, आप एक बात बताइए, कितनी बार आपने हमारे यहां से प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को ये बोलते सुना है कि मुस्लिम्स की जगह इंडिया नहीं है। एक बात, उससे भी बड़ी बात कर रहा हूं, कहां आपने, ओवैसी को मिला लीजिए, कहां आपने नहीं सुना कि हर मुसलमान ये कहने को तैयार है कई बार ओपन टीवी पर, वीडियोस में, सब जगह, कि नहीं जी हमारे साथ तो जाती हो रही है। अगर तेरे साथ जाती हो रही होती ना तो तेरे को आने ही नहीं देते टीवी पर, तेरे को गायब कर देते। हमारे यहां ये बोलना अलाउड है, दिस इज डेमोक्रेसी का प्राइस वी आर पेइंग। मेरी ऑपोजिशन पार्टी बोल सकती है, मेरा एक पुराना वाइस प्रेसिडेंट बोल सकता है कि मुस्लिम्स मे नॉट बी सेफ। ठीक है भाई, उसने बोल दिया। इसी को तो अच्छी क्रिटिसिज्म बोलते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट इस तरह का कोई गलत स्टैंड ना ले ले कि वो ये बोल दे कि मुस्लिम्स की जगह हिंदुस्तान नहीं, क्रिश्चियंस की जगह हिंदुस्तान नहीं है। मुझे आप जब बोलते हैं ना कि कंट्रीज हमारे जो है उनके रिलेशन आपके साथ अच्छे नहीं है, मेरे साथ भी अच्छे नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये सभी कंट्रीज का आजकल का टॉप प्रायोरिटी है, सब अपने अपने इंटरेस्ट देख रहे। 4 पैसे चाइना दे देगा, आप नेपाल उसकी तरफ झुक जाए, 4 पैसे बांग्लादेश को दे देगा, श्रीलंका को दे देगा, झुक जाएगा। लेकिन बाद में क्या होता है वो आप अभी थोड़े दिन बाद रियलाइज करेंगे कि आपने वो पोर्ट दे तो दिया, लेकिन उसके बदले में जो आपने सीपैक के बदले में जमीन उसके पास गिरवी रखी है, जिस दिन उसने वो क्लेम करी तब क्या करेंगे? द बिगर गेम इज दैट। आपको इस समय दिख रहा है सीपैक बनते पता नहीं कितने साल हो गए और सीपैक की लड़ाई ही नहीं खत्म हो रही। और वो सीपैक, मैं आपको उससे ज्यादा बढ़िया ऑफर दे चुका हूं। पहले हमने तो बोला था ईरान से पाइपलाइन आएगी, पाकिस्तान से होकर हमारे यहाँ सप्लाई होगा, हम आपको उसकी रॉयल्टी देंगे, ये ऑन रिकॉर्ड है। सिर्फ हमने क्या मांगा कि इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी आपको गारंटी करनी पड़ेगी, सोवरेन गारंटी। आपने मना कर दिया। वो यार कैसे हो सकता है, एक कंट्री को पैसे मिल रहे हैं रेंट के तौर पर और वो बोलता है कि नहीं मैं इसकी गारंटी नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब है कि टेररिस्ट अटैक उस पाइपलाइन पर हो सकता है, तभी तो गारंटी नहीं दे रहे हो। अभी आप बोल रहे हो कि मैं गाजा में जाऊंगा, वहां सैनिक लगाऊंगा, किस चीज की गारंटी है? $10,000 एक सिपाही को अगर मिल भी गए, आपको लग रहा है 10,000 उसकी एक्चुअली कीमत है? उसकी कीमत लाखों में से ज्यादा है। एक सोल्जर की कीमत उसके देश के लिए क्या होती है वो कभी नहीं आंकी जा सकती। लेकिन आपके कंट्री के इंटरेस्ट को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कोई चीज अगर कंट्रीब्यूट कर रही है, मैं ये नहीं कहता उसमें बिक जाना चाहिए, लेकिन उसको रिस्पेक्ट कर कर देखना जरूर चाहिए। I think this is where Pakistan and India are on a tangent to each other. जी, थैंक यू वेरी मच वसीम साहब, थैंक यू कर्नल साहब, आपने अच्छी बातें की, थॉटफुल और थॉट प्रोवोकिंग बातें की। मैं चाहूंगा सर हम लोग अगली बार हम लोग अच्छी बातें ना करें, हम लोग सच्ची बात करें और बिल्कुल टू द पॉइंट एक दूसरे के लिए। अगर कहीं कोई गलती है तो बताएं,
क्योंकि अगर गलती नहीं बताएंगे तो हम हाई हेडेड हो जाएंगे। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। वसीम साहब, Thank you. अच्छा लगा आपसे बात करना एक बार फिर से। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू।